डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक नंबर 16.6 और 16.7 ए है। 16.6 जो है वो इम्पीडेंस के बारे में बताते हैं कि इम्पीडेंस क्या है। 16.7 ए में आरसी सीरीज सर्किट डिस्कस किया गया है। जो आरएल सीरीज सर्किट है वो इससे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में वो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी आज का टॉपिक है इम्पीडेंस। आपको पता है कि एसी सर्किट में रजिस्टर के अलावा जो है इंडक्टर और कैपेसिटर भी इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी रिएक्टेंसेस भी होती हैं। तो रिएक्टेंस का भी हमने यूनिट पढ़ा था कि वो ओहम ही होता है, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है। जब इनको एसी सर्किट्स में कंबाइनली लगाया जाता है, यानी कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर लगा लिया या इंडक्टर के साथ रेजिस्टर लगा लिया या ये तीनों चीज़ें लगा ली, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लगा लिए, तो इनकी जो कंबाइन इनकी जो इफेक्ट होगा ना रेजिस्टेंसेस का, रिएक्टेंसेस का, तो उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट इज जेड, यूनिट इस इम्पीडेंस का भी यानी जेड का भी ओहम ही है, और जो है ये भी जो है वो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के ही बराबर है। यानी जैसे हम ओहम्स लॉ में हम कहते हैं वी इज इक्वल टू आई आर और आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ओवर आई, तो इसी तरह जेड भी जो है वो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के इक्वल होता है। अच्छा, फिर चलते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है वो है आपके पास आर सी सीरीज सर्किट। अच्छा, अब इसमें देखें कि जैसे नाम से जाहिर किया गया है, आर का मतलब रजिस्टर और सी का मतलब कि एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो सी है। सो रजिस्टर एक लगाया जिसकी रेजिस्टेंस आर है और एक कैपेसिटर लगाया जिसकी कैपेसिटेंस सी है, और ये सीरीज में लगे हुए हैं और एसी सोर्स से हमने इसको एक्साइट किया है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि आपके पास जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो इन फेज होते हैं। सो मैंने जो करंट जो है वो हॉरिजेंटली लिया है, तो ये आई आपके पास आई आर एम एस जो है वो हॉरिजेंटली शो किया है। अच्छा, अब जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें करंट का फेज और वोल्टेज का फेज जो है वो सेम होते हैं। सो वोल्टेज वी आर, ये जो आर रजिस्टर के तरफ वोल्टेज है, तो वी आर का भी फेज वही होगा जो आपके पास आई आर एम एस का फेज है। अच्छा, अगर हम कैपेसिटर, जो आपने पीछे टॉपिक डिस्कस किया है जिसमें हमने एसी सोर्स के साथ सिर्फ कैपेसिटर लगाया था, तो वहां पे हम जानते हैं कि जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को, और वो 90 डिग्री लीड करता है। सो करंट तो पहले हम इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटली ले चुके हैं, तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, यानी ये जो वी सी है ये लैग करेगी, यानी 90 डिग्री पीछे रहेगी और यहाँ पे वो शो की गई। अच्छा, अब ये तो होगी कि रजिस्टर के तरफ वोल्टेज और ये होगी आपके पास कैपेसिटर के तरफ वोल्टेज। अच्छा, ये आपको पता है कि यहाँ पे फिगर में भी शो किया गया है कि ये इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री बनता है। लेकिन आपको पता है कि आपके पास जो इधर इफेक्टिव आपके पास वोल्टेज होगी यानी वी आर एम एस होगी, वो एक्चुअली ये वी आर का और ये वी सी का अब वेक्टर सम होगी। अच्छा, वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं कि हम किसी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल जो है वो रख देते हैं। जैसे मैंने वी आर के हेड पे ये वी सी को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यानी वी सी वेक्टर की हमने टेल जो है वो वी आर वेक्टर के हेड से मिला दी। अच्छा, अब ये जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर की टेल और ये लास्ट वेक्टर का हेड जब हम इसको मिलाते हैं तो हम इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए वेक्टर्स जो है वो एडिशन करना। तो हम जब ये वी आर और वी सी का एडिशन करते हैं तो हमारे पास ये वी आर एम एस आंसर आता है। अच्छा, अब आपको पता है कि जैसे ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम ये हाइपोटेन्यूज की जो है वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो वो आपके पास जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट होगी। बिल्कुल इसी तरह हमने ये जो शो किया कि वी आर एम एस जो है वो स्क्वायर रूट होगी वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास पता है आपको कि वी आर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, तो ये जो आपके पास है आई आर एम एस इंटू आर के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी इन दोनों का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब वी सी का स्क्वायर यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का जो स्केयर लेना है वो आई आर एम एस इंटू द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर होगी। सो जब इसका स्केयर लिया जाएगा तो यहाँ भी दोनों का स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों में आई आर एम एस का स्केयर कॉमन है, हमने वो कॉमन जो है वो साइड पे निकाल लिया, और क्योंकि उसका स्केयर रूट था वो उसको हम स्केयर रूट से बाहर निकाल सकते थे, यानी इसको उसका जो है आई आर एम एस का स्केयर जो है वो अंडर रूट से कट गया, तो आपके पास स्केयर रूट के अंदर बचा आर स्केयर प्लस एक्स सी का स्केयर।
असल में ये जो चीज़ लिखी हुई है ये एक्ससी की वैल्यू है कि एक्ससी आपको पता है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आईआरएमएस फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके आपके पास डिवाइड हो गया। और जैसे कि मैंने आपको टॉपिक के शुरू में बताया कि अब यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर इकट्ठे लगे हुए हैं, सो इनकी जो कंबाइंड आपके पास जो रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंस का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, हम उसको इम्पीडेंस कहेंगे और इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वीआरएमएस ओवर आईआरएमएस ये सर्किट की इम्पीडेंस होगी, यानी जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपके पास जो है हम इस जेड की जो यानी इम्पीडेंस डायग्राम भी हम अलहदा से बना सकते हैं, जिसमें आप ये देखें कि जैसे इधर को वी आर था, तो एक्चुअली ये जो वी आर था ये आपके पास आई आर एम एस और इंटू आर के इक्वल था, और ये जो वी सी था ये आपके पास आई आर एम एस इंटू एक्स सी के इक्वल था। अच्छा, यानी रेजिस्टर जो है, ठीक है, हमने यो इधर को शो किया हुआ है, और आपके पास ये जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो इधर को शो की है, और ये जेड इनका जो है वो कंबाइंड इफेक्ट है आर और सी का। इनको भी हमने आर और एक्स सी को ऐसे ही हमने वेक्टरली एड अप किया है। तो आप देखें कि आपके पास जो ये Z का फार्मूला आया है, यही हम अगर इस इम्पीडेंस डायग्राम से निकालें कि Z विल बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज, हाँ, तो उसका अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज Z आएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, और एक्स सी अगेन 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल होता है। तो आप ये देखें कि ये रिलेशन या ये रिलेशन ये एक ही बात है। तो अच्छा, उसके आगे अगर हम चलें, देखें कि ये जो हमने वीआरएमएस तो फाइंड हमने कर लिया, लेकिन अब देखें कि अब ये प्योरली, जैसे हमारे पास अगर प्योर कैपेसिटर सर्किट होता, ठीक है, उसमें आपके पास करंट ने वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करना था, लेकिन क्योंकि इसमें साथ रजिस्टर भी लगा हुआ था और जो आपके पास वीआरएमएस आ रही थी और जो आईआरएमएस आ रही थी, उसके दरमियान देखें क्लियरली ये जो है वो फेज डिफरेंस है। अब ये एंगल हमने कैसे फाइंड करना है, ये इस ट्रायंगल में आसानी से फाइंड हम कर सकते हैं, इस ट्रायंगल से कर लें या आप इस ट्रायंगल की मदद से हम इसको ये जो फेज एंगल है ये डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पास टेंजेंट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज एक्स सी ओवर बेस दैट इज आर, सो एक्स सी डिवाइडेड बाय आर, और एक्स सी की वैल्यू रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर की 1 ओवर ओमेगा सी होती है, वो अगर पुट कर दें। अब यहाँ पे ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें टेंजेंट इनवर्स लेना पड़ेगा। सो थीटा फेज डिफरेंस जो है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर ओमेगा सी आर होगा। अच्छा, अब ये जो फेज डिफरेंस है ये हमें हमें अब ये बता रहा है कि आपके पास जो आईआरएमएस है, ठीक है, वो लीड कर रहा है वीआरएमएस से, और ये कितना एंगल जो है वो लीड कर रहा है, थीटा एंगल लीड कर रहा है। सो जैसे आपके पास अगर प्योर कैपेसिटर सर्किट होता तो उसमें वो तो करंट ने जो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करना था, लेकिन अब वो 90 डिग्री लीड नहीं करेगी, अब वो ये थीटा एंगल जो है वो लीड करेगी, लेकिन लीड जो है वो आपके पास करंट ही करेगा, वोल्टेज से जो है वो थीटा एंगल जो है वो आगे रहेगा, यानी कि इनके दरमियान जो है फेज डिफरेंस होगा वीआरएमएस और आईआरएमएस के दरमियान, और उसमें लीड आईआरएमएस जो है वो लीड करेगा। अच्छा, अब आपको पता है कि जब आपके पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है ना, हमने उसमें पावर के रिलेशन पढ़े थे कि उसमें आपके पास जो पावर का रिलेशन था वो आपके पास आईआरएमएस और इंटू वीआरएमएस था, यानी जो है आपके पास अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता, क्योंकि उसमें जो आईआरएमएस और वीआरएमएस है वो इन फेज होते हैं अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो। अब ये आपके पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं। सो इसमें जो आपके पास हमें हमें ये देखना पड़ेगा कि वीआरएमएस का इफेक्टिव कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आईआरएमएस कितना है। सो वीआरएमएस का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वीआरएमएस कॉज ऑफ थीटा होगा। सो हम आपके पास आईआरएमएस इंटू वीआरएमएस की बजाय हम वीआरएमएस इंटू कॉज ऑफ थीटा लेंगे, और इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि इसका जो पावर फैक्टर है वो एक्चुअली कॉज थीटा जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।